जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं की गणित जो है हमने स्टार्ट कर दी है और हमारे पास जो कक्षा 10वीं की ये बुक है ये NCERT पैटर्न पर आधारित बुक है और इसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के जो 1 नंबर के 3 प्रश्न थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आज जो मैं प्रश्न करवाने वाला हूं वो 1.1 के जो 2 नंबर क्वेश्चन हैं और उस प्रश्न को अभी मैं हल करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने साथ में नोटबुक रख लीजिएगा, पेन रख लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन को आप नोट करते जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो बच्चों करना क्या है आपको कि सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार या फिर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने मित्रों के पास भी भेज दीजिएगा, जिससे वो बच्चे भी मैथमेटिक्स में किसी भी तरह की समस्या को आसानी से हल कर सकें। तो बच्चों आज हम आपको जो पढ़ाएंगे 1.1 का प्रश्न नंबर 2 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये प्रश्न करा रहे हैं हम आपके सामने। जैसा कि इसके पहले मैंने भी प्रश्न और भी हल करवाए हैं, तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में थे। उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत छोटी है और जब एडिट करते हैं तो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं ताकि हम आसानी से उनको एडिट कर सकें और अपलोड भी अच्छे ढंग से कर सकें। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन कराकर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है कि यहाँ माना एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से लिखेंगे हल, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको 6 से विभाजित करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, जिसको यानी a को 6 से विभाजित करने पर अर्थात भाग देने पर, विभाजित करने पर भागफल q तथा शेष फल r प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम इसे भाग देंगे 6 से, अगर हम भाग करेंगे a को, ठीक है, 6 से अगर a को भाग करेंगे यानी 6 से a में अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा q भागफल आएगा और r जो है यहाँ पर शेष फल आएगा। तो अब यहाँ पर जो मैंने इसके पहले जो पार्ट 1 में सॉल्यूशन कराया है, मैंने उसमें आपको बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बात को हम समझेंगे कि यहाँ पर जो शेष r आया है, ठीक है, यहाँ पर जो शेषफल आया है वो इस 6 से कम होगा। हाँ सर, बिल्कुल कम होगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पर जो r का मान आएगा अर्थात जो शेषफल आएगा वो 6 से छोटा होगा।
जिस नंबर से हम भाग देंगे उससे ये छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो फिर पुनः 6 का भाग चला जाएगा। जैसे हम कहें यहाँ पर शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, शेषफल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, परंतु बच्चों 6 नहीं हो सकता है। शेषफल 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है रिमाइंडर, परंतु बच्चों 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ 6 आएगा फिर 6 का भाग चला जाएगा, यानी 6 से वो पूरी तरह से डिवाइड होने लायक हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम करेंगे क्या, 6 से कम मान होंगे। किसके मान कम होंगे, इस r के मान कम होंगे, शेषफल के मान 6 से कम होंगे। अर्थात जिस नंबर से हम भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो भी नंबर है जिसे हम भाग देंगे उससे हमेशा शेषफल छोटा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे लिखते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम करेंगे क्या बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जिस चीज़ को तुलना करेंगे उसको यहाँ पर देखेंगे। a बराबर क्या प्राप्त होगा, भाज्य बराबर, यानी a बराबर 6q प्लस r प्राप्त हो रहा है। a बराबर 6q प्लस r प्राप्त हो रहा, अर्थात भाज्य बराबर, क्योंकि इसे बच्चों हमने बताया है इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम भाजक बोलते हैं, इसे हम भागफल बोलते हैं, और ये मान जो होता है हमारा वो शेषफल होता है, अर्थात रिमाइंडर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे से देख लिया। जहाँ यहाँ हम क्या देखेंगे, जहाँ 0 जो है वो इस r से या तो बड़ा हो छोटा होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन जो r है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अर्थात जो यहाँ शेषफल आएगा वो कभी माइनस का नहीं हो सकता है। शेषफल जो भी आएगा वो या तो शून्य आएगा या फिर शून्य से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ शेषफल है या तो इस शून्य के बराबर होगा या फिर शून्य से बड़ा होगा। परंतु बच्चों जो यहाँ पर हमारा b का मान है, अर्थात b का मान क्या है, यहाँ पर 6 है, जिससे हम भाग देते हैं, भाजक को b से भी डिनोट करते हैं। अर्थात ये जो b है इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 6, और ये मान हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, b अगर 6 है तो 6 से छोटा r होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो r का मान है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 5 तक ही रहेगा और 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे। और जो बच्चे नए हैं मैं उनसे फिर पुनः कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पूरी बुक का सॉल्यूशन हम कराएंगे। जितनी भी आपके NCERT से रिलेटेड बुक्स हैं 10th की, 9th की, या फिर हम अपने चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और मेरे साथ आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140
9140446354। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मैं WHTP लिख रहा हूँ। ये ना मत समझिए कि व्हाट्सअप की अंग्रेजी गलत है, मैं शॉर्टकट में WHTP लिख रहा हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, किसी भी चीज़ का आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा आपको किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगी। तो बच्चों, आप इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं दो तरह से प्रोवाइड कराता हूँ। एक तो आपके सामने तुरंत सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ। दूसरा, अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मैं वीडियो कॉल करके भी समझा देता हूँ। तीसरी जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है, मैं उस जो क्वेश्चन होता है उसकी वीडियो ही बना देता हूँ उसके सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की वीडियो बना के उसी के नंबर पर सेंड कर देता हूँ। तो आशा ये है कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो अभी तक संतुष्ट हैं और सभी बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके आगे और भी करते हैं, आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए बच्चों, इसमें करना क्या है, यहाँ से अब हम चेक करेंगे R बराबर इस पर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यानी A बराबर तो 6Q प्लस R दिया है, तो R बराबर पहले 0 रख लेते हैं। R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर 6Q प्लस 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो A बराबर आ जाएगा 6Q प्राप्त होगा। ठीक है, A बराबर 6Q ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर शून्य आप जोड़ेंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरा बच्चों देखेंगे R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर, अब R बराबर अगर 1 आप रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, A बराबर 6Q प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि 6Q प्लस 1 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बच्चों। यहाँ पर 6Q प्लस 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये कैसी है, ये संख्या आपकी विषम पूर्णांक है या विषम संख्या है। कैसा है, ये विषम है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर ये दो से पूरी तरह से इसमें भाग चला जाता तो ये कैसा हो जाता, सम हो जाता। सम पूर्णांक हमें सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सम संख्या निकालनी थी, तो यहाँ पर ये विषम आ रही है, इसलिए हम और आगे चलेंगे। R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रखने पर, तो A बराबर बच्चों यहाँ पर 6Q प्लस 2 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 2 यहाँ से चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बच्चों, इसमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, तो ये 3Q प्लस 1 जो है ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, ये यहाँ से आपको समझ में आया कि कैसा नंबर है, ये विषम नंबर है बच्चों। यहाँ से फिर देखेंगे R बराबर 3 रखने पर, R बराबर 3 रखने पर बच्चों ये हो जाएगा 6Q प्लस 3। इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है। सम और विषम में अगर 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है जिस संख्या में, वो सम संख्याएं होती हैं, और जिस संख्या में 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता बच्चों, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। कॉमन तो 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम और आगे देखते हैं।
r बराबर 4 रखने पर तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4। यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात यह है कि इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 का कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे, इस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 त्रिक को 6, 3 बार गया, क्यों बचा प्लस 2 का भाग 4 में तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे सम विषम को चेक करने के लिए तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3q प्लस 2। ठीक है, तो जो कि ये भी कैसी है, संख्या विषम है। ठीक है बच्चों, विषम है। अब यहां से r बराबर 5 को चेक कर लेते हैं। r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, इसमें भी देख रहे हो कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन न होने की वजह से बच्चों ये भी विषम क्या है, सम नहीं है, ये भी कैसा है, विषम है। अरे यार एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहाँ पे सम रखना चाहिए था। क्या रखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे सम रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया है, ये पूरी तरह से कट रही है, तो ये वाला नंबर कैसा है, ये वाला नंबर किस में आएगा, सम में आएगा, अर्थात इसके गुणनखंड पूरी तरह से हो जाता है, इस वजह से ये सम है, और इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो रहा, ये विषम में आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये सम में आएगा, और ये वाला सम में आएगा, ये विषम में आएगा। तो जो ने कॉमन नहीं ले पाते हैं तो वो नंबर हमारे विषम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर विषम वाले को हम अलग कर लेते हैं, जितना भी नंबर विषम है उसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, a बराबर 6q प्लस 1 कामा a बराबर 6q प्लस 3 कामा a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 1 ये भी नहीं कटा था, 2 से ये भी नहीं कट रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। a बराबर 6q प्लस 3 इसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, और a बराबर 6q प्लस 5 इसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो आपने देखा इन नंबरों पर 2 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इनमें भाग नहीं जा रहा, परंतु हमने देखा क्या कि a बराबर 6q कामा a बराबर 6q प्लस 2 कामा a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, ये जो नंबर हैं ये नंबर किससे पूरी तरह से कट जाते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि सम संख्या प्राप्त होती है। इनसे हमने क्या देखा, जो भी हमने a का मान हमने निकाला है, इनसे a का मान सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हमने देखा कि सम संख्या प्राप्त होती है, परंतु a क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a क्या है, विषम पूर्णांक है, परंतु a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक। हमने यहाँ पर माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हमने यहाँ पर माना था a एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर दिया है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी कर लें, ये भी चाहे हम कर लें, यहाँ पर ऐसे कर लें, लेकिन इसे अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे प्रश्न में कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर हमने देखा कि परंतु a एक विषम पूर्णांक है, चूँकि हमने देखा क्या कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। यहाँ से हमको ये क्या प्राप्त हुए, सम पूर्णांक प्राप्त हुए, और यहाँ कहा गया है कि a एक विषम पूर्णांक है, अर्थात ये मान तो a के हो नहीं सकते,
क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, यहाँ सम प्राप्त हो रहा है, तो ए का मान तो ये हो नहीं सकता। तो ए के मान कौन होंगे बच्चों? जो विषम होंगे वही तो होंगे ए के मान, अर्थात ए के मान ये संभावित मान होंगे, अर्थात ए के संभावित मान ये होंगे। ठीक है, इससे लिखेंगे परंतु ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए के संभावित मान a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 5 होंगे। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा और तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है उसको नोट करते हैं और फिर उसको आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, करते के टाइम पर किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी कि हमको अधिकतम स्तंभों की संख्या बतानी है जिसमें दोनों लोग क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं होंगे। तो चलिए इसको देखो करेंगे क्या, दोनों समूहों के सदस्यों की जो समान संख्या वाले दो स्तंभों की जो संख्या होगी वो इन दोनों का मासा होगी। अगर हम 616 और 32 का मासा निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगी कि अधिकतम जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, तो 616 और 32 का जो HCF होगा, जो मासा होगा, वो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल लेंगे। तो हमने जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को करना क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी कि 32 का भाग 616 में हम देंगे, एक बार जाएगा 32 के 32, 9 2 11 और 5 में से 3 गया, 2 आ गया, हो गया ये 296। अभी इस 32 का भाग और भी जाएगा। अभी इस 32 का भाग हम ले जाएंगे कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 8 यहाँ से आ गया, इधर 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे। यहाँ पर देखे क्या, 616 भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाजक 32 गुणे भागफल 19 प्लस शेष कितना है? 8। ठीक है, जो कि यहाँ देख रहे हैं कि ये 8 जो है क्या है? 0 नहीं है, यानी शेषफल क्या है? 0 के बराबर नहीं है। चरण सेकंड में भाई हम क्या देखेंगे, चरण सेकंड में हम देखेंगे बच्चों, अब इस 8 का भाग इस 32 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 टाइम में ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाज्य कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, भाजक कितना है? 8 और भागफल 4 है। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया ना, यानी कहने का मतलब ये है कि r की वैल्यू 0 हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें कि पूरी तरह से किससे भाग गया है? 8 से भाग गया है पूरी तरह से, तो इसका मासा भी 8 ही होगा, क्योंकि भाजक जितना होगा और जिस भाजक से शून्य शेष प्राप्त होगा वही उसका मासा कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे चरण सेकंड से, ठीक है, शेष शून्य प्राप्त होता है, शेष शून्य प्राप्त होता है जहां भाजक कितना है? 8 है, जहां भाजक 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। ठीक है, तो अब ये भी जो प्रश्न था हल हो चुका है। आप लोगों को अगले वीडियो में जो 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न हैं उनका जो सॉल्यूशन है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। हमने आपको बताया ना कि एक साथ इस वजह से नहीं करा सकते हैं क्योंकि मोबाइल से एडिट करना होता है और बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं बच्चों। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम धीरे धीरे आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।